नमस्कार, आप देख रहे हैं एवन टीवी और एवन टीवी की मतगणना को लेकर महा कवरेज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के परिणाम सामने आ चुके हैं। एनडीए यहां पर सरकार बनाने जा रही है। एक बार फिर से जनता ने एनडीए को समर्थन दिया है। महायुति की बंपर बहुमत के साथ सरकार बनने जा रही है। तो वहीं झारखंड की बात करें तो वहां इंडिया गठबंधन को बहुमत मिल रहा है। वहीं बात करें उपचुनाव की तो राजस्थान में 7 सीटों में से 5 सीटें बीजेपी के खाते में गई हैं, तो वहीं 1 सीट कांग्रेस और 1 सीट पर बीएपी ने कब्जा किया है। इसी पर चर्चा करेंगे। चर्चा करने के लिए मेरे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जाने माने राजनीतिक विश्लेषक अनिल लोढ़ा जी। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सर, आज सबको इंतजार था, महाराष्ट्र पर नजर थी, झारखंड पर नजर थी, तो वहीं राजस्थान पर भी सबकी नजर थी। नया प्रयोग था, मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को बनाया गया, उन पर भरोसा किया गया। गुड गवर्नेंस की बात को लेकर बीजेपी अग्नि परीक्षा दे रही थी। 7 सीटों पर उपचुनाव हो रहा था। महज 1 सीट सलूम्बर की बीजेपी के पास में थी, 6 सीटें विपक्षी दलों के पास में थी। कांग्रेस का वर्चस्व था अधिकांश सीटों पर, लेकिन बीजेपी ने पासा पलट दिया और 5 सीटें अपने खाते में कर ली। किस नजर से इस राजस्थान के चुनाव परिणाम को आप देखते हैं? इसको किसकी जीत मानते हैं? सबसे पहली बात तो यह है कि मुख्यमंत्री पहली बार विधायक बने, पहली बार मुख्यमंत्री बने जी। मदन राठौड़ पहली बार प्रदेश अध्यक्ष बने, सांसद हैं राज्यसभा में, पहले विधायक भी रहे जी। और राधा मोहन अग्रवाल जो प्रभारी हैं, तीनों नए थे जी। उनके लिए ये पहला उपचुनाव था, पहली अग्नि परीक्षा थी तीनों के लिए, या तीनों की जो टीम बनी थी नई जी, उसकी अग्नि परीक्षा थी। और इस अग्नि परीक्षा में तीनों सफल हुए, पास हुए। तीनों ने अपनी रणनीति की, अपनी कूटनीति की, अपनी योजनाबद्धता की और कार्यकर्ताओं को एक रखने की क्षमता की परीक्षा दी और उसमें अच्छे नंबरों से इसको पास है ना, जिसको हम डिस्टिंक्शन कहते थे कॉलेज स्कूल की लाइफ में, डिस्टिंक्शन से पास हुए तीनों जी। इसलिए भजनलाल शर्मा, मदन राठौड़ और राधा मोहन अग्रवाल तीनों के लिए आज ये खुशी का अवसर है जी। और बधाई स्वीकार कर रहे हैं तीनों इस विजय की, बीजेपी कार्यकर्ताओं की, खास तौर पे इसलिए कि उनके पास केवल एक सलूम्बर सीट थी जी। उस पर भी वो मानते थे कि पत्नी को टिकट दिया दिवंगत विधायक की तो एक सहानुभूति कार्ड चलेगा जी। बाकी जगह कांग्रेस का गढ़ था रामगढ़ जी। कांग्रेस का गढ़ था झुंझुनू और सांसद दौसा के भी कांग्रेस के थे जो विधायक थे पहले, जिनकी सीट खाली हुई। देवली के भी विधायक थे जो सांसद बने, उनकी सीट खाली हुई। तो कांग्रेस के पास ये 4 सीटें थी, झुंझुनू, रामगढ़, दौसा और देवली उनियारा जी। 1 सीट हनुमान बेनीवाल जो सांसद बन गए नागौर से जी। रालोपा राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी, उनकी अपनी पार्टी जी, उसकी सीट थी। उन्होंने इस्तीफा दिया सांसद बनने के बाद, पत्नी को चुनाव लड़ाया जी। उनके अस्तित्व का सवाल था विधानसभा में, अब उनका अस्तित्व नहीं रहा, साफ हो गया विधानसभा में, केवल अब एक सांसद है वो अकेले लोकसभा में जी। राजस्थान की राजनीति में रालोपा का जैसा एक बार परचम फहराया था उन्होंने, वापस वो विधानसभा में तो जीरो पे आ गया जी। बाप भारतीय आदिवासी पार्टी के पास 84 सीट थी जी, वापस वो जीतेगी ऐसी अनुमान था पहले से। राजकुमार रोध सांसद हो गए थे, सांसद ने अपनी सीट को जिता लिया, लेकिन सलूम्बर में कड़ी टक्कर होते होते 1200 वोटों से वो हार गए शांता देवी से बीजेपी की जी, जो अपने पति की खाली की हुई सीट पर, पति के दिवंगत होने से खाली हुई सीट पर चुनाव लड़ रही थी बीजेपी की जी। वो 1200 वोट से जीत गई, यानी कि उन्होंने बहुत कड़ा मुकाबला किया, इसमें कोई दो राय नहीं। और वहां पर कांग्रेस बहुत पीछे चली गई, रेशमा मीणा जी, क्योंकि उनको रघुवीर मीणा का पूरा साथ नहीं मिला, कांग्रेस डिवाइडेड थी जी। और बाप को बहुत सारे ऐसे लोगों का साथ मिला आदिवासी पार्टी होने के बावजूद भी, जो सवर्ण वर्ग के लोग थे, नेता थे और वहां पर सामाजिक न्याय के लिए लड़ते सवर्ण वर्गों के लिए जी, वो भी बाप के साथ थे यहाँ पर जी। इसके बावजूद बीजेपी 1200 वोट से जीत गई जी। सबसे बड़ा झटका बीजेपी को लगाया वो दौसा में लगाया, जगमोहन मीणा की पराजय का। किरोड़लाल मीणा के सगे भाई, किरोड़लाल मीणा दौसा से सांसद भी रह चुके हैं, वहां से एमएलए भी रह चुके हैं, वहां से वो उनके भतीजे पड़ोस की सीट पे एमएलए हैं महुआ में। और जगमोहन मीणा खुद सारा चुनाव अभियान संभालते रहे हमेशा, वो खुद चुनाव लड़े विधानसभा का पहली बार वहां से, और वो चुनाव हार गए 2100 वोट से, ऐसा कुछ हारे हैं जी। किरोड़लाल मीणा दिग्गज हैं, केंद्रीय कैबिनेट मंत्री हैं इस वक्त सरकार में, और उनकी जीत हार पर सबकी निगाह लगी हुई थी कि ये हार
जगमोहन मीणा की नहीं, किरोड़ीलाल मीणा की हार है। उन्होंने जब गले में वोट बोर्ड लिया था भिक्षाम देही, जी तभी लोगों ने बहुत से अनुमान लगा दिया था कि यार किरोड़ीलाल मीणा को इस स्तर पे आने की क्या जरूरत पड़ गई। जी ठीक है ना, उस पर हम अभी चर्चा करेंगे। लेकिन ये भजनलाल सरकार के नेतृत्व की, भजनलाल के नेतृत्व की और उनके साथ कदम ताल करते, साथ निभाते, पहिए बराबर के पहिए के रूप में भागते दौड़ते मदन राठौड़ की और उनके दोनों के साथ मार्गदर्शक राधा मोहन अग्रवाल, इनकी जीत है। कार्यकर्ता की जीत तो वो कहते ही हैं, होती भी है, क्योंकि बीजेपी पूरे चुनाव में एकजुट थी। सबसे बड़ी जीत क्या की कुंजी थी वो ये थी, उन्होंने बगावत को रोका। बिल्कुल। तो जो रामगढ़ में बगावत नहीं रोकी होती तो बीजेपी नहीं जीत सकती थी। जैसे महाराष्ट्र में इन्होंने नारा दिया एक है तो सेफ है, तो वो यहाँ पर इनका खुद का जो राजस्थान की राजनीति को तो यहाँ भी एक फिट बैठता है कि ये एक रहे तो सेफ रहे और कांग्रेस में शायद एक नहीं रह पाए, इसी कारण से उनको नुकसान। बिल्कुल जी। और वहां पे देखिए सबसे बड़ी बात ये है कि डोटासरा और टेकाराम जोली तो सेकंड रैंक के लीडर हैं जी। फर्स्ट रैंक के लीडर अशोक गहलोत और पायलट हैं। उन्होंने कितनी सी रुचि दिखाई। पायलट जरूर दौसा में रुचि ले रहे थे, पायलट कह के गए दावे से चुनाव परिणाम आएगा उस दिन देखना, तो वो साबित हो गया, क्योंकि वहां का गुजर पूरा दौसा, वहां सांसद रहे वो, उनके फादर सांसद रहे दौसा से, उन्होंने अपना गढ़ बचा के रखा। और देवली उनियारा से चूंकि वो एक बार आए, मैंने शुरू में भी ये कहा था कि बीजेपी के गुजर प्रत्याशी के खिलाफ कांग्रेस की मीणा प्रत्याशी के लिए वोट मांगने आते हैं नहीं आते हैं, सचिन पायलट इस पर निगाह रहेगी। केवल एक बार 10 तारीख को आए थे वो, और वो झारखंड रहे, बाकी समय में आए तो आके एक सवाल करके चले गए जी। उससे कोई मैसेज नहीं था कि कांग्रेस को जिताना है, कांग्रेस को करना है। इस पर हम बाद में चर्चा करेंगे, एक एक सीट वाइज करेंगे। लेकिन अशोक गहलोत और पायलट की बेरुखी भी रही पूरे चुनाव की तरह। उपचुनाव में वो लगभग इन्वॉल्व नहीं हुए। गहलोत और पायलट इक्का दुक्का जगह पे गए, अपनी बात कही और चले गए जी। उसमें दौसा सीट जीत के आ गए, जो पायलट के खाते में जाएगी जीत जी। इसमें कोई दो राय नहीं। और बाकी बातें हम एक एक करके सीट पे चर्चा करते हैं जी। बिल्कुल। सबसे पहले मैं सर जानना चाहूंगा, देवली उनियारा काफी चर्चा में थी ये सीट, क्योंकि सचिन पायलट का वर्चस्व इस सीट पर देखा जाता है। और देवली उनियारा में अगर 2023 की बात करें, हरीश मीणा यहां से लगभग 19,000 से ज्यादा मतों से, 19,175 मतों से वो जीते थे। उनकी सीट पर सांसद बनने के बाद इस सीट पर उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में कांग्रेस का प्रत्याशी तीसरे स्थान पर जाता है, निर्दलीय नरेश मीणा दूसरे स्थान पे आता है, और यहां बीजेपी का प्रत्याशी 41,121 मतों से जीत दर्ज करता है। यहां इतना बड़ा उलटफेर, 20,000 मतों का जो पिछले चुनाव का गेप वो पूरा करना, 41,000 वोटों का इस चुनाव में एडवांटेज लेना, लगभग 60,000 मतों का गेप क्रिएट करना और तीसरे पायदान में कांग्रेस खिसक जाना, जहां सचिन पायलट का गढ़ माना जाता है। हरीश मीणा जो खुद सांसद बन गए हैं, उनका भी काफी होल्ड है। लेकिन ऐसा क्या हुआ देवली उनियारा आपकी नजर में, जहां इस प्रकार का चौंकाने वाला परिणाम सामने आया? ये टिकट हरीश मीणा ने दिलवाया था जी। क्यों दिलवाया, कैसे दिलवाया, इसके लिए तरह तरह की बातें राजनीति के गलियारों में गूंज रही हैं जी। उस पर मैं जाना नहीं चाहता। लेकिन नमो नारायण मीणा, उनके बड़े भाई यहां से सांसद रहे और केंद्रीय मंत्री रहे। उन्होंने कहा कि मेरे भाई ने, छोटे भाई ने मेरे को धोखा दिया जी, वरना मैं यहां से एमएलए बन के जीत के जाता जी। तो अब नमो नारायण मीणा राजस्थान के डीजी पुलिस रह चुके हैं, सांसद रह चुके हैं, केंद्रीय मंत्री रह चुके हैं, फिर भी मन नहीं भर रहा जी। अभी भी वो विधायक बनने को उतारू, और छोटे भाई के द्वारा डिच किया जाना बता रहे हैं। छोटा भाई सांसद बन गया। ये दोनों भाई डीजीपी रहे राजस्थान पुलिस में जी। और ये पॉलिटिकल लीडर नहीं है। मैं इसको बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं इस बात को। दे आर नॉट पॉलिटिकल लीडर्स बाय वर्च्यू ऑफ एक्टिविटी, और जो परिस्थिति बन जाती है जी, उसकी वजह से जीत के संसद में पहुंच जाते हैं ये जी। ठीक है ना। और इस बार अग्नि परीक्षा सचिन पायलट की नहीं थी जी। सांसद बने में हरीश मीणा की परीक्षा थी। टिकट हरीश मीणा ने दिलाया, सचिन पायलट की उसमें सहमति नहीं थी जी। टिकट दिया उस व्यक्ति को जो कि बीजेपी के टिकट पर चुनाव लड़ना चाहता था। पिछले विधानसभा चुनाव में बीजेपी टिकट नहीं मिला, उनको टिकट दिया कांग्रेस ने, और भाजपा ने टिकट दिया उस राजेंद्र गुर्जर को, जिस राजेंद्र गुर्जर को पहले वो एमएलए बना चुके थे, लेकिन पिछली बार वो घर बैठे रहे, सक्रिय नहीं हुए, और विजय बैसला हारे तो कारण बता रहे थे राजेंद्र गुर्जर की निष्क्रियता को जी। लेकिन इस बार भाजपा विजय बैसला को शांत रखने में, चुप घर बैठने में, समझाने में सफल रही। एक बात मैनेजमेंट अच्छा रहा उनका। दूसरा, प्रभुलाल सैनी की तरफ उंगली उठा रहे थे लोग कि प्रभुलाल सैनी के वोट, सैनी वोट नहीं पड़ेंगे, प्रभुलाल सैनी नाराज, टिकट नहीं मिले। प्रभुलाल सैनी ने पार्टी की कोई खिलाफत नहीं की, भीतरघात नहीं किया, जिसकी लोग चर्चा करें, जिसके सहारे कांग्रेस सोच रही थी कि हमें ये वोट मिल जाए, वो वोट मिल जाएगा। ऐसा भी नहीं हुआ।
दरअसल सरकार राजस्थान में 4 साल बीजेपी की रहने वाली है, भजनलाल मुख्यमंत्री हैं, तो उनकी आंख का डर समझ लें, चाहे अनुशासन समझ लें, चाहे समझ लें, दोनों व्यक्ति जो बगावत कर सकते दोनों चुप रहे। जी। और मैं आपको कहना चाहता हूँ, राजेंद्र गुर्जर से बातचीत के संबंध नहीं कई नेताओं का। अजीत मेहता प्रदेश वहां के जिला अध्यक्ष हैं, उनकी बोलचाल नहीं है जी। उनके बोलचाल नहीं होने के बावजूद भी उन्होंने काम किया जी। और किसी ने भी भीतरघात नहीं किया, बगावत नहीं की। भाजपा एकजुट रही और नरेश मीणा वास्तव में सचिन पायलट के फॉलोअर हैं, उनको टिकट नहीं मिला, बगावत की, 24-25 हजार कितने वोट मिले उनको, तीसरे नंबर पे भी कांग्रेस चली गई, बिल्कुल। केसी मीणा तीसरे नंबर चले गए। तो तीसरे नंबर पर सांसद का समर्थक या सांसद द्वारा नॉमिनेट किया गया उम्मीदवार तीसरे नंबर पे गया है। सचिन पायलट को के साथ जुड़ा हुआ व्यक्ति, चाहे पायलट ने कुछ भी नहीं कहा उनको, लेकिन आपको बताना चाहता हूं, करण सिंह राठौड़ जो हार गए थे छबड़ा में, उन्होंने यहाँ सभा में कहा था कि नरेश मीणा आ जाता है, पायलट साहब आपकी फोटो लगा के घूमता है और इसने मेरे को हराया छबड़ा में, अब यहाँ भी हराने आ गया कांग्रेस को। और इनको कहा था रोज रहे हैं, नील गाय, इनको भगाओ नहीं तो कांग्रेस को चढ़ जाएंगे। तो वो वास्तव में कांग्रेस को का सफाया होने के पीछे देवलीना में नरेश मीणा बड़ा कारण है। नरेश मीणा के थप्पड़ मारने वाले कार्यक्रम प्रोग्राम से बहुत जबरदस्त उस दिन आक्रोश देखने को मिला। जी। क्षमा करें जी। लेकिन उसकी वजह से वो एक उनकी जो मीणा समाज है जी, उसमें एक नायक सा बन गया वो, और लोग उसको जूनियर किरोड़ी तक कहने लग गए जी। तो इस वजह से वो वोट जो किस्तूर चंद को जा सकता था मीणा को, कांग्रेस का होने के बावजूद, वो नरेश मीणा की तरफ शिफ्ट भी हो गया और नरेश मीणा को नायकत्व मिल गया एकदम जी। तो उस नायकत्व के लाभ से वो आगे आया और किस्तूर चंद मीणा को पीछे खदेड़ दिया और डिवाइडेड कांग्रेस यूनाइटेड बीजेपी का मुकाबला न कर सकती थी न कर सकती है जी। इसलिए जीते 40,000 से ज्यादा वोटों से राजेंद्र गुर्जर। राजेंद्र गुर्जर की जीत बहुत पहले हमारे एक बहुत ही जानकार हैं बीजेपी के, वहां पर उन्होंने मुझे 30,000 वोटों से जीत बताई थी, तो मैं उसको बहुत हल्के में ले रहा था इस बात को। उस समय 15 दिन पहले जब उन्होंने 30,000 की बताई थी, मैं 10 से 15,000 की जीत मानता था, लेकिन वाकई जबरदस्त जीत हुई है, इसमें कोई दो राय नहीं राजेंद्र गुर्जर की। वो पहले भी विधायक रह चुके हैं। जी बिल्कुल। इसके अलावा बात करें सर खींवसर सीट की, जो कि आरएलपी सुप्रीमो हनुमान बेनीवाल की नाक का चुनाव था और उनके वर्चस्व का भी चुनाव था, क्योंकि विधानसभा में उनका एंट्री ही 0 हो चुकी है। इस चुनाव के बाद में उनकी पत्नी को चुनावी मैदान में उतारा गया, कनिका बेनीवाल। खुद हनुमान बेनीवाल पिछले चुनाव में काफी कम मार्जिन से 2059 मतों से जीते थे और इस बार रेवंत राम डांगा, जो कि पिछली बार भी हनुमान बेनीवाल के सामने थे, 13,901 मतों से उनकी पत्नी को चुनाव उन्होंने हरा दिया। खींवसर में भी देखा जाए तो कांग्रेस तीसरे स्थान पर ही रही और तीसरे स्थान पर रहना अलग बात है, लेकिन यहां जमानत जब्त हो गई है। यहां पर मात्र 5,454 मत कांग्रेस के प्रत्याशी को मिला है। तो खींवसर के चुनाव को किस नजर से देख रहे हैं? देखो, आप पिछली बार जब 2,000 वोट से हारी थी बीजेपी जी, तब कांग्रेस के प्रत्याशी को 29,000 वोट मिले थे जी। आज 5,000 वोट मिले हैं जी। ये वोट शिफ्ट हुआ है। हनुमान बेनीवाल विरोधी वोट पहले 2 हिस्सों में बटा था, कंफ्यूजन था हनुमान बेनीवाल को कौन हरा सकता है, कांग्रेस हरा सकती है, बीजेपी हरा सकती है। कंफ्यूजन दूर हो गया जब 2000 की हार जीत हुई तब। तो इसलिए हनुमान बेनीवाल, मैं बताता हूं आपको, जब कोई व्यक्ति विशेष नेता अब केंद्र बिंदु में होता है तो उसके खिलाफत करने वाली फोर्सेज अगर यूनाइट हो जाती हैं, पोलराइज हो जाती हैं, तो वो उसको हरा देती हैं। हनुमान बेनीवाल के साथ ये हुआ। हनुमान बेनीवाल खींवसर के केंद्र बिंदु में थे, डिवीजन ऑफ वोट उनके विरोधियों का हुआ तो जीत गए। यूनिफिकेशन पोलराइजेशन ऑफ वोट हुआ उनके विरोधियों का तो हार गए। और अगर कांग्रेस पुराना परफॉर्मेंस दोहराती 29,000 वोट का तो कतई नहीं जीत सकती थी बीजेपी। ये वोट शिफ्ट हुआ है हनुमान बेनीवाल को हराने वाले लोगों की, हराने की इच्छा रखने वाले लोगों का, कांग्रेस से बीजेपी की तरफ कि बीजेपी हरा सकती है हनुमान बेनीवाल को। तो हनुमान बेनीवाल को हराना एक लक्ष्य मान करके, या उसकी पार्टी को हराना, या उसकी वाइफ को हराना, पत्नी को हराना, उनके उम्मीदवार को हराना, ये लक्ष्य मान करके लोगों ने वोट दिया और इसलिए बीजेपी वहां जीती है। ये बीजेपी की उस तरह जीत नहीं है कि कार्यकर्ताओं के बोलते, वहां एक सोच है। देखिए, हनुमान बेनीवाल की पत्नी की हार, ब्रजेंद्र ओला के बेटे की हार, कुलाल मीणा के भाई की हार, जी, इनको तीनों को मैं एक तरह से देखता हूं कि जो प्रमुख नेता है, वर्चस्व वाला नेता है जी, वर्चस्व वाले नेता के वर्चस्व को खत्म करने की इच्छा रखने वाले, पार्टी के अंदर भी पार्टी के बाहर भी, मैं अंडरलाइन कर रहा हूं जी, उनकी खुद की पार्टी के अंदर भी पार्टी के बाहर भी, वो सारे वोट जब यूनाइट हो जाते हैं, एक जगह पड़ते हैं, तो वर्चस्व वाला नेता अपना वर्चस्व खो देता है, उसकी वर्चस्व चुनौती मिलती है और उसके खिलाफ के वोट पोलराइज होते हैं, तो वो उसकी हार का कारण बनते हैं। यही हनुमान बेनीवाल के साथ हुआ।
अगर 5,000 वोट ही मात्र आए कांग्रेस को, तो 29,000 में समझ लीजिए 24,000 वोट शिफ्ट हुए बीजेपी को हनुमान बेनीवाल को हराने के लिए। जी, इसलिए हनुमान बेनीवाल हार गए। विधानसभा में 0 हो गई है आरएलपी। अब केवल सांसद हैं वो, और लोकसभा में जरूर वो 4 साल और रहेंगे, इसमें कोई दुराय नहीं, 4-4.5 साल। बिल्कुल। झुंझुनू की बात करें, झुंझुनू का चुनाव परिणाम भी काफी चौंकाने वाला है। और झुंझुनू के चुनाव परिणाम की बात करें तो इन 7 सीटों में सबसे बड़े मार्जिन से, सबसे बड़ा अंतर 42,847 मतों से राजेंद्र भांबू, जो कि बीजेपी के बागी होकर चुनाव लड़े थे पिछले चुनाव में, और इस बार बागी को पार्टी में लिया, उनको टिकट दिया, उन पर भरोसा जताया। और वहां पर 2023 में जब विधानसभा चुनाव हुए, ब्रजेंद्र ओला कांग्रेस से 27,572 मतों से चुनाव जीते थे, और अब अमित ओला वहां से 42,848 मतों से चुनाव हार रहे हैं। तो इस झुंझुनू के चुनाव परिणाम को किस नजर से आप देखेंगे, क्योंकि झुंझुनू पर भी सबकी नजर थी और कई दिग्गजों की साख भी इधर दांव पर थी। झुंझुनू के चुनाव की खास बात ये जाट सीट है, एक तरह से जी, जाट यहाँ जीतते हारते रहे हमेशा अधिकांश समय। और बीजेपी पिछली बार जब हारी थी तो बीजेपी में बगावत हुई थी, यही राजेंद्र भांबू थे इन्होंने बगावत की थी, निर्दलीय चुनाव लड़ा था, और ये बीजेपी की हार का कारण बने थे। बीजेपी ने असेस कर लिया, तो बिना देर किए बीजेपी ने अपनी गलती सुधार ली। जी, गलती थी उनका टिकट काटना पिछली बार, और जिन लोगों ने तीसरे व्यक्ति को टिकट दिया था कहीं से ला करके, उनकी इमेज अलग तरह की थी, हाँ थे वो भी जाट, उनको बगावत करने से रोका, खड़े होने से रोका, समझाया गया, और उन्होंने बगावत नहीं की। यूनिफिकेशन ऑफ बीजेपी वोट प्लस डिवीजन ऑफ एंटी बीजेपी वोट। अगेन मैं कहना चाहता हूं, राजेंद्र गुड़ा को खड़ा किसने किया इसकी जांच करे कांग्रेस, तो पता लग जाएगा कि राजेंद्र गुड़ा की वजह से कांग्रेस हारी है। राजेंद्र गुड़ा ने थोड़े वोट बीजेपी के लिए होंगे, लेकिन बीजेपी के वोटर हैं वो टूटते नहीं है सामान्यतः। वो सनातन वोटर है, वो अगर राजपूत वोटर है तो भी वो बीजेपी के साथ है। अगर थोड़ा बहुत राजेंद्र गुड़ा को गया भी होगा, मान लो 5-7 हजार वोट गया होगा, तो 25,000 वोट कम से कम वो कांग्रेस से तोड़ के लाया होगा। तो इसलिए कांग्रेस के वोटों को, एससी के वोट और मुसलमान वोट, उनको तोड़ने काम पे लगा रखा था बीजेपी ने। मैं समझता हूं इस बात को, राजनीतिक मेरा विश्लेषण ये है, और इसमें वो सफल रहे। और जो लाल डायरी के नायक बने हुए थे, लाल डायरी हाथ में लहराते हुए, वो बीजेपी की जीत का कारण बने, निमित्त बने। इसलिए जो ब्रजेंद्र ओला की हार है, उनका गढ़ इसलिए ढह गया कि उनको हराने वाले वोट डिवाइड नहीं हुए, बीजेपी को हराने वाले वोट डिवाइड हो गए। बिल्कुल। इसके अलावा बात करें सलूम्बर सीट की। सलूम्बर सीट बीजेपी के विधायक अमृतलाल मीणा के निधन के बाद में खाली हुई, और वहां पर सहानुभूति का लाभ लेने के लिए बीजेपी ने उनकी पत्नी शांता देवी को चुनाव मैदान में उतारा। हालांकि चुनाव शांता देवी जीत गई हैं, लेकिन यहां पर भी कांग्रेस तीसरे स्थान पर है। यहां पर बीजेपी का मुकाबला हुआ, और जो जीत का अंतर था, अमृतलाल मीणा लगभग 14,691 मतों से जीते, और अब शांता देवी के पास में वो मार्जिन कम होकर 1285, मतलब बहुत कांटे की टक्कर बीएपी और बीजेपी के बीच में देखने को मिली। सलूम्बर में किस प्रकार से ये चुनाव परिणाम रहा? इसमें स्पष्ट बात यह है कि कांग्रेस ने जो रियायत दी थी लोकसभा चुनाव में, जी, वो भारतीय आदिवासी पार्टी बाप को, जी, और विधानसभा चुनाव में उसको इन्होंने अपना अधिकार समझ लिया बाप ने, जी। तो 84 सीट तो जीत रहे थे, इनको पता था, जी, सलूम्बर सीट ये जीत सकते थे अगर कांग्रेस खड़ी नहीं होती तो, जी। पर चूंकि कांग्रेस ने पिछला व्यवहार देखा इनका और कहा कि ठीक है हम जीतेंगे नहीं लेकिन तुम्हारी हार का कारण बनेंगे, जी, तो कट्टू साइज जिसको कहते हैं इंग्लिश में मुहावरा, कट्टू साइज, जी। तो बाप को उन्होंने कट्टू साइज कर दिया कांग्रेस ने, जी। 1200 वोट से हारे। ये बहुत किरकिरी हो गई उनकी आंख में, और इस किरकिरी से उनके मेरे ख्याल से तकलीफ हो रही होगी बाप के, लेकिन राजकुमार रोध की जो नीति थी और कांग्रेस के एक तरफा कंप्रोमाइज के बावजूद उन्होंने जो अनदेखी किया, अनादर किया कांग्रेस के प्रति, जो रवैया अपनाया, कांग्रेस ने उसका जवाब दे दिया। अब बीजेपी जीत गई तो जीत गई, सलूम्बर की सीट पहले बीजेपी पास थी, अब भी जीती बीजेपी पास है। हाँ, बाप ने बहुत अच्छा चुनाव लड़ा, उनके प्रत्याशी बहुत अच्छे कर्मठ व्यक्ति थे, और वो उनकी पहचान है पूरे इलाके में। और बीजेपी अगर कांग्रेस खड़ी नहीं होती, बाप को समर्थन नहीं, तो पक्का हार सकती थी। लेकिन कांग्रेस खड़ी हुई, कांग्रेस ने बाप को सबक सिखाया, उसके अनादर का, उसकी अनदेखी का, और राजनीतिक रूप से अपरिपक्वता दिखाने का, और अपनी ओर से एक तरफा समर्पण की जो बदले में जो उनको अपेक्षा थी उदयपुर ग्रामीण सीट से लोकसभा में, जो पूरी नहीं की बाप ने और नुकसान पहुंचाया कांग्रेस को, उसका जवाब कांग्रेस ने यहाँ दे दिया। और मैं समझता हूं कि कांग्रेस का जो एक तरफा समर्पण था, एक तरफा योगदान था पिछले लोकसभा चुनाव में बाप को, अब बाप को भी समझ आई होगी कि उसने एक बड़ी पार्टी के साथ में जो व्यवहार किया वो राजनीतिक व्यवहार सही नहीं था, और अगर सही था तो ये सीट नहीं जाती। जी जी बिल्कुल। इसके अलावा बात करें सर दौसा की,
दौसा हॉट सीट थी और जब चुनाव हुए थे उससे पहले भी आपने इसी कार्यक्रम में आपने कहा था कि दौसा की सीट पर सबकी नजर होगी और इस चुनाव में सबसे महत्वपूर्ण दौसा और खींवसर की सीट ही है जो देखने लायक है यहाँ का परिणाम। यहाँ चुनाव हुआ, पिछले चुनाव में मुरारीलाल मीणा जो कि अब सांसद बन चुके हैं 31,000 से ज्यादा मतों से चुनाव जीते थे, हालांकि अब भी कांग्रेस ही जीती है। और यहाँ किरोड़ी लाल मीणा के भाई को मैदान में बीजेपी ने उतारा, एक कार्ड खेला, लेकिन इसके बावजूद भी कड़ी टक्कर हालांकि देखने को मिली। 2300 मतों का अंतर रहा। जगमोहन मीणा चुनाव हारते हैं, डीडी बैरवा चुनाव जीतते हैं। किस नजर से देखते हैं दौसा के इस चुनाव को? मुख्यमंत्री ने भी यहां पर सभाएं की, एडी चोटी का जोर बीजेपी ने लगाया, लेकिन सीट निकाल नहीं पाए। मैंने कई बार ये बात कही है कि मैंने तो अपने राजनीतिक जो भी सर्वेक्षण और आकलन जितनी बार किए, पिछले सन 77 से मैं चुनाव को करीब से देख रहा हूं पत्रकार की हैसियत से। पहली बार मैंने देखा देश में कि किसी जनरल सीट पर दोनों पार्टियों के SC ST के उम्मीदवार आए, जी जनरल उम्मीदवार नहीं आया। और जनरल प्रत्याशियों ने, जनरल वोटरों ने SC और ST के बीच में किसको चुनना है और अगर नहीं चुनना है तो वोट देने नहीं गए, घर बैठ गए। जगमोहन मीणा की हार का सबसे बड़ा कारण दौसा शहर की लो पोलिंग है। 36% पोलिंग, सबसे कम वोटिंग परसेंटेज रहा था दौसा शहर में। बिल्कुल। और दौसा शहर गढ़ है बीजेपी का, ब्राह्मणों का इलाका है, वहां पे 42,000 के आसपास ब्राह्मण मतदाता हैं, 44,000 ऐसे कुछ हैं। उनमें से 21,000 हरियाणा ब्राह्मण है। हरियाणा ब्राह्मण वोकल थे, खिलाफ थे बीजेपी के प्रत्याशी के, इसलिए कि इससे पहले शंकरलाल शर्मा वहां से MLA रहे। वो अधिकार मानते हैं, जनरल सीट थी, बीजेपी को हमको टिकट देना चाहिए था। जी बीजेपी ने जगमोहन मीणा को इसलिए दिया कि मीणा वोटर सारे कांग्रेस को जाते थे, तो एक बड़ा वर्ग तोड़ के ले आएंगे। बीजेपी को अनुमान नहीं था कि हमारे यहाँ ब्राह्मण वोटर नाराज हो जाएंगे, इस कदर नाराज हो जाएंगे तो घर बैठ जाएंगे, वोट देने नहीं जाएंगे, जाएंगे तो कांग्रेस के बैरवा प्रत्याशी को दे आएंगे। ये बीजेपी के आकलन में चूक हुई या अनहोनी हो गई बीजेपी के लिए, क्योंकि अदरवाइज जगमोहन मीणा को जो वर्चस्व है किरोड़ीलाल मीणा का और जो इस इलाके में उनकी पकड़ है, खुद जगमोहन मीणा डील करते रहे वहाँ के लोगों के साथ, उनके काम कराते रहे घर बैठ करके अपने भाई के बूते पर, भाई के बिहाफ पर, उससे उनकी खुद की पकड़ थी। और बहुत सौम्य और अच्छे व्यवहार वाले व्यक्ति हैं, बिल्कुल भी उग्र नहीं है भाई के मुकाबले, जबकि भाई बहुत उग्र हैं। तो दरअसल वही मैंने कहा ना कि बड़े लीडर को कई लोग सेटल करना चाहते हैं, कट्टू साइज करना चाहते हैं। कई लोग एक हो जाते हैं इस बारे में कि यार कोई बात नहीं, हमारे तो कुछ भी घर में मौत हो जाए तो कोई बात नहीं, भाभी का नखरा टूटा। तो वो उस चक्कर में लोगों ने कहा कि कोई बात नहीं, हम तो हार जाएगी बीजेपी को, कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, एक सीट हारने से सरकार नहीं जा रही, बीजेपी की चीफ मिनिस्टर नहीं बदल रहा, लेकिन हमको बीजेपी को बताना है कि ब्राह्मणों की सीट है। ये बताने के लिहाज से ऐसा मेरा आकलन है कि आधे ब्राह्मण वोट देने नहीं गए, और जो गए हरियाणा ब्राह्मण गए वो शायद बीजेपी के साथ नहीं गए वोट देने। मेरे एक बहुत बड़े ब्राह्मण नेता से बात हुई थी, राष्ट्रीय स्तर के नेता है, वो 15 दिन पहले से मुझे कह रहे थे कि हमारे ब्राह्मण मानने को तैयार नहीं है, बीजेपी के समर्थक होने के बावजूद वोट देने को तैयार नहीं है, और वो किसी कीमत पे या तो वोट देने जाएंगे या खिलाफ वोट देंगे। तो वो एक हुआ। इसके अलावा बीजेपी के कुछ लोग ऐसे हैं, जैसा जगमोहन मीणा ने कहा है कि जो साथ घूम रहे थे उन्होंने पीठ में छुरा घोंप दिया। मैं समझता हूँ वो बेहतर समझते होंगे कि किन लोगों ने ऐसा किया है, और जो बूथ की रिपोर्ट आएगी, वोटिंग परसेंटेज आएगी, उससे उनको अंदाजा लग जाएगा किसके बूथों पर उनको डिच किया गया है, किस जाति समुदाय के वोट उनको नहीं पड़े जो पड़ने चाहिए थे, इससे भी उनको अंदाजा लग जाएगा। लेकिन ये बहुत बड़ा चुनाव परिणाम है। कैबिनेट मंत्री हैं किरोड़ीलाल मीणा, दिग्गज हैं, मीणा समाज के सबसे बड़े नेता माने जाते हैं। उनके सगे भाई जगमोहन मीणा जो RAS थे, अभी आज कलेक्टर होते अगर नौकरी नहीं छोड़ते तो, लेकिन वो नौकरी छोड़कर राजनीति में आए और वो आज जीत नहीं सके। पहले भी एक बार लोकसभा ले आने की उनकी कोशिश हुई थी, मैं इस बात का साक्षी हूँ कि 2 बार कांग्रेस ने उनको लोकसभा का टिकट ऑफर किया, लेकिन किरोड़ीलाल मीणा ने उनको रोका, जाने नहीं दिया कांग्रेस में, जबकि दोनों बार कांग्रेस ही जीती और वो जीतते सांसद होते, लेकिन वो गए नहीं भाई के कारण। आज जो पराजय हुई है उसको भी अगर कभी उसका एनालिसिस होगा तो होगा कि भाई के कारण ही हारे हैं। मैं ऐसा समझता हूँ कि जो किरोड़ीलाल मीणा का वर्चस्व है, बड़ा नाम है, उसको देखते हुए कई लोग पार्टी के अंदर भी, पार्टी के बाहर भी बहुत सारे लोग सेटल डाउन करने के लिए उतारू थे, और उन्होंने शायद आपस में आंखों में एकता कर ली, हाथ मिला लिए, क्या किया। लेकिन ये बहुत बड़ा परिणाम है राजस्थान की राजनीति में। और किरोड़ीलाल मीणा जो वोकल रहे हैं, जो परीक्षा पर्चे आउट कांड में आवाज़ उठाते रहे हैं, तरह तरह के मामलों में आवाज़ उठाते रहे हैं, नकली डॉक्टर बनने के मामले को उजागर किया है, जो जनता की आवाज़ बनकर उभरते हैं, सड़क पर जनता के लिए लड़ते हैं, उस आदमी के भाई को दौसा की जनता ने हरा दिया।
ये एक बड़ी घटना है, मामूली घटना नहीं है। बिल्कुल। इसके अलावा 84 सीट की अगर बात करें, 84 हालांकि बाप का ही वहां पर पिछली बार वर्चस्व था, इस बार फिर से उसी के खाते में ये सीट गई है। 84 की सीट पर अगर बात करें तो राजकुमार रोत ने पिछले चुनाव में 69,166 मतों से चुनाव जीता था। इस बार अनिल कटारा चुनाव मैदान में थे, हालांकि मार्जिन कम हो गया है, 24,000 मतों का ये मार्जिन रहा है। इस सीट के परिणाम को किस नजर से आप देख रहे हैं? देखिए, वो समय अलग था और ये समय अलग है। सरकार यहाँ बीजेपी की है चूंकि, और मुख्यमंत्री बीजेपी का है, 4 साल 5 साल अब काम बीजेपी से पड़ेगा लोगों को, इसलिए बहुत सारे वोट तो इस बात से पलट जाते हैं जी कि हमारे काम, सरकारी कर्मचारी खासतौर पर वोट देने जाते हैं तो पता है उनके तबादले, उनकी बहुत सारी चीज़ें होती है, तो इसलिए उनके भाई बहन सब मिलकर के सत्तारूढ़ पार्टी से बैर मोल लेना नहीं चाहते। तो ये भी एक बड़ा फैक्टर होता है उपचुनाव में, और वो फैक्टर रहा होगा। लेकिन आदिवासी इलाका बाप का गढ़ बन गया है। मैं फिर कहना चाहता हूँ कि भारतीय आदिवासी पार्टी जिस इलाके में फैल रही है, पैर फैला रही है, पैर पसार रही है, वो इलाका एक दिन गुजरात और मध्य प्रदेश के इलाकों के साथ मिलकर बीड़ प्रदेश की मांग को खड़ा करने वाला इलाका बन सकता है, अगर राष्ट्रीय स्तर की दोनों पॉलिटिकल पार्टी उसका मुकाबला नहीं कर पाती है तो। और उस दिन एक नए तरह के समीकरण, नए तरह का आंदोलन देश को, राजस्थान को देखने को मिलेगा। बिल्कुल। इसके अलावा रामगढ़ सीट ये भी काफी चर्चा में थी। इस सीट का भी अगर देखें चुनावी परिणाम तो यहां सहानुभूति फैक्टर काम नहीं किया, यहां पर बीजेपी ने मोर्चा मार लिया, और इस सीट पर भी बीजेपी ने समझदारी दिखाई, या क्या यहां पर भी जो बागी होकर के चुनाव लड़े थे उन्हें टिकट देकर मैदान में उतारा गया और वो प्रयोग बीजेपी का सफल रहा? रामगढ़ के चुनाव को किस नजर से देख? पिछले चुनाव में जया आहूजा को टिकट दिया बीजेपी ने जी, और जो आज जीते हैं उनको टिकट काट दिया था, तो उन्होंने चुनाव लड़ लिया और वो नंबर 2 पे रहे, नंबर 3 पे चले गए बीजेपी के जया आहूजा। तो ये स्पष्ट हो गया कि जया आहूजा की पराजय का एकमात्र कारण सुखवंत सिंह थे जी। वरना अगर हिंदू वोट उस दिन भी पोलराइज होता, जी, ये रामगढ़ हिंदू मुस्लिम वाला इलाका है जी, मुस्लिम वोट पोलराइज हुआ और हिंदू वोट डिवाइड हुआ, इसलिए कांग्रेस जीती। अब हिंदू वोट यूनाइट हो गया, पोलराइज हो गया, बटेंगे तो कटेंगे का नारा आ गया, इस नारे ने अपना रोल प्ले किया और ओएलएक्स पे जो बिक्री हो रही है और लूट हो रही है उस सब का रोल प्ले हुआ और जया आहूजा को बगावत करने से रोक लिया। ये मैं हमेशा कहता हूं कि चुनाव और युद्ध मैदान में जिससे ज्यादा लड़े जाते हैं उससे ज्यादा मेज पर, टेबल पर लड़े जाते हैं। यहां पर आपको तय करना पड़ता है किस दुश्मन के कौन से आदमी को उखाड़ना है, कौन से पिलर उड़ा देने हैं और कौन से आदमी को, अपने आदमी को चुपचाप बैठा के घर में रखना है। ये यहाँ मेज पर तय किया, बीजेपी ने रणनीति बनाई, उसके तहत सब जगह अपने बागी हो सकने वाले प्रत्याशियों को रोका, बैठाया और भीतरघात और बगावत पर कंट्रोल किया। कांग्रेस में कोई नहीं था जो भीतरघात और बगावत को कंट्रोल करता। दूसरी बात मैं कहना चाहता हूं, भूपेंद्र यादव बहुत लकी हैं, वो सांसद है वहां के, तो रामगढ़ की कांग्रेस की ट्रेडिशनल सीट जीत के आ गई है बीजेपी जी, और वो महाराष्ट्र के प्रभारी हैं, तो ऐसी जबरदस्त जीत आई है महाराष्ट्र में बीजेपी की। तो भूपेंद्र यादव के लिए आज बहुत खुशी का दिन होगा कि उनके अपने संसदीय क्षेत्र में कांग्रेस की ट्रेडिशनल सीट, मुस्लिम इलाका, वहां पर बीजेपी का परचम लहराने में सफल है। उन्होंने बहुत मेहनत की, कई बार उन्होंने सभाएं की, काफी रणनीति बनाई और भूपेंद्र यादव प्रभारी थे महाराष्ट्र की बीजेपी में, वहां जिस थंपिंग मेजोरिटी से बीजेपी जीती है। तो ये भूपेंद्र यादव का किसी से पगफेरा भी होता है, तो ये पगफेरा भूपेंद्र यादव का रामगढ़ में, पगफेरा भूपेंद्र यादव का मुंबई में जी, इसने अपना रोल प्ले किया। हालांकि बीजेपी यूनाइट होकर लड़ती है, सब लोग, बहुत सारी बातें फैक्टर होते ही हैं जी, लेकिन कई बार किसी व्यक्ति का खुद का होना भी असर डालता है चीजों पर। और कांग्रेस में जरूर टीकाराम जूली ने बहुत मेहनत की, कोशिश की कि एससी का वोट कांग्रेस के साथ बना रहे, लेकिन शायद वो उस तरह यूनाइट नहीं हुआ। मुस्लिम वोट तो भले पड़ा होगा, एक साथ मानता हूं, आर्यन जुबैर खान के बेटे और उनकी मां भी विधायक रह चुकी है वहां से, पिता भी विधायक रह चुके हैं, लेकिन वो उस लीगेसी को कंटिन्यू नहीं कर पाए। बिल्कुल। ये बात हुई राजस्थान की 7 सीटों को लेकर उपचुनाव की, लेकिन साथ ही साथ बात करें कि देश में 2 राज्यों के विधानसभा चुनाव, बड़ा राज्य महाराष्ट्र, वहां का विधानसभा चुनाव परिणाम 288 सीटों की विधानसभा, जहां पर एनडीए को प्रचंड बहुमत मिला है, 225 के पार एनडीए, तो वहीं इंडी गठबंधन 50 के लिए भी संघर्ष कर रहा है। इस चुनाव परिणाम को किस नजर से आप देखेंगे, क्योंकि वहां शिवसेना 2 बन गई, वहां एनसीपी 2 बन गई, बीजेपी कांग्रेस में फाइट थी, लेकिन कांग्रेस और इसके अलावा उद्धव की शिवसेना, पवार की एनसीपी, ये सब मिलकर शिंदे की शिवसेना जितनी सीटें भी नहीं लेकर के आ पा रही है। इस चुनाव परिणाम को
किस नजर से देखें? ये पूरे देश के लिए चौंकाने वाला है और कोई हवा बही है जिसको कि मीडिया भी कैच नहीं कर पाया और जो लोग सर्वे करते हैं चुनाव के बाद वो भी कैच नहीं कर पाए। कोई हवा ऐसी अंदर के अंदर बही है। एग्जिट पोल भी नहीं पकड़ पाए इसको। एग्जिट पोल भी बिल्कुल कांटे की टक्कर बता रहे थे। 10-11 में से हाँ, 5-6 सर्वे बता रहे थे कि एनडीए की बन सकती है। कोई बात नहीं, लेकिन जी अब ये जीत तो जीत है, जबरदस्त जीत है, इसमें कोई दो राय नहीं। अब ये देखना होगा कि बीजेपी इतनी बड़ी पार्टी होने के बाद भी शिंदे को चीफ मिनिस्टर बना के रखती है या फडणवीस को वापस जो डिप्टी सीएम बनकर के स्वीकार कर लिया था उन्होंने पीछे आना, उनको वापस बनाती है। मैंने सुना है कि फडणवीस को बीजेपी का राष्ट्रीय अध्यक्ष बनाने की बात भी चर्चा में है। अब क्या होता है, कौन बनता है, ये तीनों पार्टियों ने मैच्योरिटी दिखाई कि हमारे आपस में मिलकर तय करेंगे कौन सीएम होगा। बड़ा छोटा कुछ नहीं होता है, ये बड़ी बात है। झारखंड में जरूर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस की जीत हुई है। वो जो हेमंत सोरेन को जिस तरह जेल में डाला गया और वो सब हुआ, उससे सहानुभूति भी उपजी है और बीजेपी वहां पे उस तरह नहीं कर पाई। चंपई सोरेन आ गए भले बीजेपी के साथ, लेकिन वो आदिवासियों के वोट को कैटर नहीं कर पाए बीजेपी की तरफ, ऐसा मेरा मानना है। आदिवासियों के वोट अभी भी हेमंत सोरेन और उनके पिताजी के साथ हैं, उनके परिवार के साथ हैं, उनकी वाइफ के साथ हैं और आदिवासी वोटों की वजह से जेएमएम और कांग्रेस को सरकार बनाने का मौका मिल रहा है। बिल्कुल। अंत में चलते चलते मैं आपसे चाहूंगा सर, पूरे देश भर में जितने भी उपचुनाव हुए और पूरा 2 राज्यों का विधानसभा चुनाव हुआ, उसमें बीजेपी का मैनेजमेंट और कांग्रेस का मैनेजमेंट, क्योंकि 2 मुख्य पार्टियों के बीच ही सीधी टक्कर थी और जो 2 गठबंधन है, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन, इनका क्या भविष्य, क्या किस प्रकार का चुनाव ये लड़े, अंत में आपकी समीक्षा चाहूंगा। बीजेपी का पास ही मैनेजमेंट है, कांग्रेस पास तो मैनेजमेंट नाम की चीज नहीं है। कांग्रेस तो एक आंदोलन की तरह चुनाव लड़ती है और लोग रेवड़ की तरह उसमें शामिल हो जाते हैं अभियान में। यहाँ प्रियंका गांधी की जो वायनाड पे जीते 4 लाख से ऊपर की जीत हो रही है, उसका भी मैं जिक्र करना चाहता हूँ कि राहुल गांधी 3 लाख कुछ हजार से जीते थे, वो 4 लाख से ऊपर से जीत रही हैं। तो प्रियंका गांधी अब लोकसभा में होंगी पहली बार और पहली बार किसी संसदीय मंच पर वो संवैधानिक संसदीय मंच पर बैठेंगी, बोलेंगी। इस पर सबकी निगाह रहेंगी आने वाले 4 साल। लेकिन कांग्रेस को बहुत मेहनत करने की और प्रबंधन करने की और चुनावी प्रबंधन करने की, तकनीक सीखने की, आधुनिक सोच वाले नौजवानों को कैटर कैसे किया जा सकता है उसको सीखने की जरूरत है। सिर्फ अकेले राहुल गांधी के भाषणों से कुछ नहीं हो सकता। जो नीचे के लेवल पर कार्यकर्ता है वो हतोत्साहित है, उसके पास में उसके बड़े नेता उसको दबा के रखते हैं, उसको चाकर बना के रखते हैं। बीजेपी में ऐसा नहीं है। बीजेपी में एक साधारण से कार्यकर्ता को चीफ मिनिस्टर बना के दिखाया है कि कोई भी हमारे यहाँ मौका पा सकता है। एक बिल्कुल एमएलए रहे हुए व्यक्ति को उन्होंने प्रदेश अध्यक्ष बना के दिखाया है। तो ऐसे योगी आदित्यनाथ की भी 7 सीटों पे जीत की मैं चर्चा करना चाहूंगा, वो भी बड़ी जीत है। लोग पहले 9 में से 9 मान रहे थे कि समाजवादी पार्टी जीत जाएगी, जब कांग्रेस ने वॉकआउट दे दिया था, हम नहीं लड़ेंगे चुनाव, आपके साथ रहेंगे, लेकिन वो मात्र 2 सीटों पे जीत पाए। ये भी योगी आदित्यनाथ की रणनीति की और उनकी नेतृत्व की बड़ी सफलता है और ये निश्चित तौर पर उनका जो कमिटमेंट है और उनका जो जुझारूपन है जी, उसका परिणाम मैं इसको मानता हूं। जी बिल्कुल। चलिए, तमाम जानकारी साझा करने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।